बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपने नहीं देखा कि हम क्या कर रहे थे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सुबह का आगाज कर चुके हैं, एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन। मैंने कहा शायद मेरा नाम ही ले देंगे। मैं हूं अरमला हसन। ये है अरमला हसन, मेरी तरफ ये से। है इमरान हसन। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा होगा। और इमरान ने भी मेरे पे इंकिशाफ किए कि आज सुबह लाहौर में बारिश हुई है। बिल्कुल, मुझे क्यों नहीं पता चला? मेरे इलाके में हुई ना, आपके लाहौर बहुत बड़ा है अरमला हसन। नहीं, बट स्टिल sometimes ये होता है। सेम। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में ये बहुत होता है कि एक सेक्टर में बारिश हो रही होती है, दूसरे सेक्टर में धूप होती है। अच्छा। तो लाहौर भी बहुत बड़ा है, कराची भी बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि हो सकता है कि मैं जिस जहाँ से आप आ रही हो वहाँ पे आप जल्दी आ गई हो तो बारिश बाद में आई हो, वैसे भी ये भी हो सकता है। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब थोड़ी सी लाइट बात है, हमने कहा प्रोग्राम के शुरू में कर लेंगे, वो है अच्छी चाय का सुबह मिलना। कुछ लोगों का मूड खराब हो जाता है जी अगर सुबह सुबह अच्छी चाय ना मिले। आई एम वन ऑफ दोस्त जिनको सुबह सुबह अच्छी चाय होना पड़ता है। अच्छी चाय की डेफिनेशन क्या है? हाँ, अच्छी चाय की डेफिनेशन है कि कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग चाय पसंद होती है, कुछ को होता है दूध पत्ती हो, कुछ को चाहिए होती है उसमें इलायची, कुछ को चाहिए होती है सौंफ। तो ये बहुत सारे मुझे ये लगता है कि रीजन टू रीजन भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ज्यादा थिक किस्म की चाय और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं। लेकिन अच्छी चाय अगर आपको नहीं मिली तो वो तो हम नहीं दे सकते, लेकिन एक्सप्रेसो हम आपको दे सकते हैं और अच्छा सा प्रोग्राम आपके लिए हम अगले 2 घंटे तक पेश कर सकते हैं इंशाल्लाह। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज भी करेंगे और आज हमने कोरोना वैक्सीन की बात करी है बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम आज बाकायदा शुरू होगी। पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन होगी। वजीर आजम की ओपोजिशन को अपने इस्तीफों की मशरूत पेशकश, कहा इस्तीफे देने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए जो इनमें नहीं। मरियम नवाज के जवाबी वार, बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं। हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे, स्पीकर बुलाएं तो गायब हो जाओ। हम की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, पाकिस्तान और भारत को पुरअमन तरीके से मसला कश्मीर का हल करना चाहिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। क्या इंसान अपने जहन का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है? जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेजेंड गुलकार सज्जाद अली के बेटे खूबी अली होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी गवाल मंडी लाहौर का कदीमी मशहूर अमृतसरी हरीसा। बहुत कुछ आज के शो में, खूबी अली भी हैं आज के शो में। ओह माय गॉड, दैट्स समथिंग अमेजिंग, आई एम रियली वेटिंग फॉर। खैर, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लगता है बहुत अच्छा दिन है और आखिरकार वो लम्हा आ ही पहुंचा जिसके बारे में हम इतने दिनों से बात कर रहे थे। हम बात करें कोविड वैक्सीन के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है और आज से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में बाज़ाबिता तौर पर इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो गई है और पहले मरहले में ये वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाए। बिल्कुल, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन हम साथ साथ चूंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इस्लामाबाद में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाकर बाकायदा तौर पर इस मुहिम का आगाज़ किया गया और इस हवाले से आज हमने सोचा कि सुबह सुबह हम अपने नाज़रीन को भी अपडेट करें। हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जहाँ से हमें रजा फातिमा करी है। रजा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। क्या अपडेट्स हैं? आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और क्या ये अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है? ठीक है, और इससे पहले कि रिजा हमें बताएं, हम ये भी बता दें कि हमें मोहम्मद अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम क्वेटा और हमें शबीर हुसैन साहब इस्लामाबाद से भी ज्वाइन करें। हमारे तीनों नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगह मौजूद है। जी रिजा, प्लीज बताइएगा। जी, आज जो है पाकिस्तान समेत जो है कराची और सिंध के दीगर अजला में जो है कोरोना को शिकस्त देने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ ये डाउ ओझा कैंपस है, जहां पर जो है एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ जो है आज वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत सिंध के हमरा और सेक्रेटरी सेहत सिंध भी जो है उनके हमरा मौजूद होंगे। यहाँ से जो है इफ्तिताह किया जाएगा वैक्सीनेशन का और वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची में
में 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर कोविड से हिफाजती वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी फ्रंटलाइन वर्कर्स के पहले मरहले में, जिसके बाद जो है वो 60 साल से जो जायद उम्र के अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन का आगाज होगा और उसके बाद जो दीगर अमराज में मुब्तला अफराद होते हैं तीसरे मरहले में उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। जो कराची के रजिस्टर्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी तादाद 64,000 है और सिंध के दीगर अजला के जो रजिस्टर्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी तादाद 20,000 है और गुज़िश्ता रोज ही जो है वो कराची को जो है वो मौसूल हुई है कोविड से हिफाजती वैक्सीन जो साइनोफार्म कहलाई जाती है, जिसके जो नताइज मस्बत बताए जा रहे हैं 90% उसके नताइज मस्बत है महकमा सेहत सिंध के मुताबिक, जिसका आज आगाज करेंगे वज़ीर आला सिंध और 11 बजे का वक्त दिया गया है। उसके बाद तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर से कराची के उनका भी दौरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू रिजा, हमारे साथ ही रहिए। मोहम्मद अकरम साहब इन क्वेटा, उनसे जरा पूछते हैं। अकरम साहब, बलूचिस्तान ने गिला किया था कि हमें सिर्फ 5,000 वैक्सीन दी गई हैं, बहुत बड़ा सूबा है, ये गिला किस हद तक एक तो बलूचिस्तान का दुरुस्त है और इस वक्त क्या ये प्रोसेस शुरू हो चुका है जहां पे आप मौजूद हैं? इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा बलूचिस्तान में भी आज से कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से जो है ये मुहिम शुरू होने वाली है। तकरीबन 11 बजे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जो है ना वज़ीर आला सेक्रेटरीट में इंसदाद कोरोना वायरस के हवाले से वैक्सीनेशन का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। फ्रंट लाइन वर्कर जितने भी हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है ये वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी, उन्हें इसके बाकायदा तौर पर इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। 10,000 के करीब जो है जितनी भी वैक्सीनेशन है वो यहाँ कोयटा बलूचिस्तान पहुँचा दी गई है। सिविल अस्पताल के OPD समेत कोयटा के मुख्तलिफ बुनियादी मराकिज़ सेहत को भी बाकायदा तौर पर आज 11 बजे के बाद ये वैक्सीनेशन फराहम कर दी जाएगी। इस हवाले से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर रबाबा बिलेदी ने गुज़िश्ता रोज़ जो है एक ट्वीट किया था। उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बाकायदा तौर पे इसके इफ्तिताह कर रहा है और ख़ुसूसन जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी। और रही बात आपकी जो बलूचिस्तान का गिला था, येस ऑफ कोर्स बिल्कुल ये गिला बलूचिस्तान का और कोयटा वालों का ये बजा था क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना वायरस के तनासुब में इजाफा हो रहा था। अगर हम बात करें गुज़िश्ता एक रोज की तो 24 घंटों के दौरान जो है 496 कोरोना के केसेस में से जो है 6 केसेस मुस्बत आए थे, जिसमें से एक शख्स जिंदगी की बाजी भी हार चुका है। तो आज जो है जिस वक्त जो है बाकायदा तौर पर लोगों को ये वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी, आज बाकायदा तौर पर इसका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मोहम्मद अकरम आप हमारे साथ ही रहेगा, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। शबीर हुसैन हमें वहां से ज्वाइन करें। शबीर साहब, क्या सिचुएशन है? क्योंकि अभी जिस तरह से हम सेंटर्स के हवाले से बात कर रहे थे, इस्लामाबाद में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और इधर क्या इंतजामात हैं वैक्सीनेशन के हवाले से? जी, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने दुनिया के जो मुख्तलिफ बड़े ममालिक के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पिम्स हस्पताल के एक डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाकर कोविड वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। आज इस्लामाबाद समेत चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। आज 11 बजे के बाद इस्लामाबाद समेत जो मुल्क के दीगर सेंटर्स है जहाँ जहाँ सेंटर्स कायम किए गए हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद में जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों चीन से कोविड वैक्सीनेशन की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई थी। इस्लामाबाद के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना हुआ था वहाँ से तमाम सूबों को वैक्सीन की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की जा चुकी है। जितने भी सेंटर्स मुल्क भर में बन गए थे वहाँ पे वैक्सीन पहुँचा दी गई है। आज 11 बजे के करीब हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो मसीहा है, उनको उनकी वैक्सीनेशन होगी। उसके बाद दूसरे मरहले में जो 60 ईयर्स से जो ऊपर के सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग शहरी है, उनके लिए वैक्सीनेशन का आगाज किया जाएगा। जब सीनियर सिटीजन की बारी खत्म होगी तो मजमूई तौर पर जितनी आबादी है पाकिस्तान की तमाम शहरियों को वैक्सीनेशन का जो मरहला है उनको भी वैक्सीन दी जाएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए आज बड़ी कामयाबी है। जी, एक बड़ी अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया रजा फातिमा, आप हमें कराची से ज्वाइन कर रही थी। मोहम्मद अकरम हमारे साथ कोयटा से मौजूद थे और शबीर हुसैन ने इस्लामाबाद से भी ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपसे वक्तन फवक्तन इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन चूंकि बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीन के हवाले से, आज बाकायदा तौर पर इस मुहिम का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों से हमने अपडेट किया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें डॉक्टर अब्दुल बारी ज्वाइन करेंगे, CEO इंडस हॉस्पिटल। उनसे जरा इन डिटेल्स पूछेंगे और इस वैक्सीन की अफादियत के हवाले से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया, हमें भी कुछ मैसेज मिले, इस पे जरा बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम चूंकि कोविड वैक्सीन के हवाले से बात कर रहे हैं, समहाउ इसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, एक अच्छा दिन है, लेकिन उसके साथ साथ एक अभी तक मैटर ऑफ कंसर्न मौजूद है कि वैक्सीन्स कम हैं, बतौर गिफ्ट दी गई हैं चीन की तरफ से। अभी हमने जो प्रिक्योरमेंट करनी है वो हमने नहीं की है, उसमें वक्त बाकी है और बहुत बड़ी तादाद में हमें वैक्सीन्स चाहिए। इससे पहले कि हम CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी की जानिब जाएं, हम आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहते हैं कि आप कोविड के लिए कैसे, कोविड वैक्सीन के लिए कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं और कैसे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ने 2 तरीके इसके लिए रखे हैं। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप 1166 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे या निम्स की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके ऊपर जाके रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपको बजरिया SMS इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सेंटर से आगाह कर दिया जाएगा कि किस सेंटर में आप जाके ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप करके 1166 के ऊपर ही अपना सेंटर तब्दील कर सकते हैं और जब वैक्सीन सेंटर पे पहुंच जाएगी तो आपको इसकी अपॉइंटमेंट से आगाह कर दिया जाएगा और वो भी बजरिया SMS ही बिल्कुल। और फिर जब आपको अपॉइंटमेंट से इस हवाले से आगाह किया जाएगा, फिर आप बताए गए दिन और तारीख पर जो आपको डेट दी जाएगी उस पर आप अपना पिन कोड और शनाख्ती कार्ड के साथ आपको वैक्सीन सेंटर जाना होगा। उसके बाद जब आप वैक्सीन सेंटर पहुंचेंगे, आपसे वैक्सीनेशन जो सेंटर उसका स्टाफ तस्दीक करेगा कि आपका जो पिन कोड है और जो आपका ID कार्ड है उसके मुताबिक आपकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हुई गई है। फिर 7th स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको वैक्सीन तो लगाई जाएगी, लेकिन एहतियाती तौर पर आपको आधा घंटा वहीं पे रोका जाएगा ताकि वहां का जो स्टाफ है आपको मॉनिटर कर सके कि खुदा न खास्ता कोई इशू या इस तरह का कोई मामला ना हो। और उसके बाद आपका जो आखिरी जो स्टेप होगा वही होगा कि आखिरी मरहले में आपकी तफसीलात जो है हुकूमती डेटाबेस में चली जाएंगी और आप वैक्सीन सेंटर से वहां से जा सकते हैं ताकि आपका डेटा भी उनके पास स्टोर है और आपको वैक्सीनेशन लग गई है तो आपने रजिस्ट्रेशन से प्रोसीजर को शुरू करना है ताकि आपके जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास हो कि आपने वैक्सीन लगवा ली है। 1166 इज बेसिकली द नंबर। इस पे आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। डॉक्टर बारी की जानिब हम चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं इस दिन के हवाले से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे इससे पहले वैक्सीन कब आएगी, उसकी स्टोरेज के मामला क्या होंगे, सब पे तो हमने बात कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह पहली खेप ही हम कहेंगे आ गई है। चीन ने हमें गिफ्ट किया इस वैक्सीन को और हम हेल्थ वर्कर्स को लगाने जा रहे हैं। मैं इसकी अफादियत के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। अब तक हमने जो इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और पाकिस्तान में जिस तरह कोविड की नौयत रही है उसको देखते हुए आप इसको किस हद तक मुफीद समझते हैं कि हतमी तौर पर हम इस वैक्सीन को आगे भी लेके चल पाएंगे और सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर पाएंगे? जी बिल्कुल। ये अभी तो ये साइनोफार्म वाली है, इसके बाद कोशिश ये भी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका जो है ऑक्सफोर्ड वाली है उसकी भी प्रिक्योरमेंट की बात हो रही है ताकि वो, क्योंकि एक कोई भी सप्लायर इतनी चीज़ें डिमांड को पूरा नहीं कर सक रहा है। और फिर उसके बाद कैंसिनो बायो का भी इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर उसका जो एनालिसिस हो जाएगी, जो कि ट्रायल पाकिस्तान में हुए थे और उनकी कमिटमेंट है पाकिस्तान को काफ़ी देने के लिए, तो वो भी एक है। और ये मेरे ख्याल में हेल्थ केयर वर्कर्स तो कुछ एक कोवैक्स की तरफ भी एक तकरीबन 1 करोड़ कुछ 120 मिलियन जो है ना वहाँ से वो तकरीबन आने आना शुरू हो जाएगी और मेरे ख्याल में फर्स्ट क्वार्टर तक वो पूरा आ जाएगा। तो ये तो पाइपलाइन में है, लेकिन आम आवाम तक मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक पहुंचेगी सारी चीजें। ठीक है डॉक्टर साहब, आम आवाम के हवाले से आपने बात की तो कुछ कंसर्न्स हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक 49% लोग कहते हैं कि अगर वैक्सीन दस्तयाब भी है तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से तहफ़्फ़ुज़ात को इस हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से दूर कर दें कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं या इसके हवाले से जितने भी आप कह लें एक्सपेरिमेंट किए गए हैं या ट्रायल्स किए गए हैं किस हद तक कामयाब है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, ताकि जो लोगों में एक कंसर्न की सिचुएशन है वो भी क्लियर हो सके। देखिए जो शॉर्ट टर्म जो, क्योंकि ये एक आपको पता है कि इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आया था और एक कुछ महीनों के अंदर इसकी रिसर्च, इसके ऊपर ट्रायल्स हुए थे, तो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स कोई ऐसे अनटूवर्ड साइड इफेक्ट्स नहीं है जो सीरियस किस्म के हों। जैसे आम हर वैक्सीन में होता है कि फीवर हो जाता है या बॉडी एक्स होते हैं, वो तो हुआ है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा अभी तक कोई भी, और जो वैक्सीन लग रही दुनिया में तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी जैसे अमेरिका वगैरह में, तो उसमें भी कोई ऐसे बड़े रिएक्शंस अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो है ना वो तो फिर वक्त बताएगा। और देखें बात ये है कि अगर हम तो ट्रायल के ऊपर, जबकि हमने अपने आप को वॉलंटियर किया था, मैंने, मेरी फैमिली ने वॉलंटियर किया था जब ट्रायल हो रहे थे जिसके बारे में कुछ पता नहीं था कि साइड इफेक्ट्स होंगे। तो देखें आपको इससे प्रोटेक्शन जो है ना वो वैक्सीन से ही मिलेगी।
और वैक्सीन के साथ साथ जो है ना, क्योंकि वैक्सीन भी 100% प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, मुख्तलिफ वैक्सीन की डिफरेंट है, किसी की 90% है, किसी की 70% है, तो उसके बाद भी वो जो 30% में या 5% में कौन होंगे, हमको जो बॉडी टू बॉडी और पर्सन टू पर्सन फॉलो करना होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोविड आया था, हमें याद है, आपको भी याद होगा, हमने कुछ आप बल्कि अच्छी तरह आपको तो याद होगा क्योंकि आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स में से एक हैं, बहुत कीमती हमने डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिक्स, हमने उनको खो दिया। उसकी बुनियादी वजह ये भी थी कि हम शुरू में तैयार नहीं थे, हमारे पास प्रोटेक्शन किट्स नहीं थी और उसकी वजह से कुछ नुकसान हमारा शुरू में ज्यादा हुआ, फिर हमने थोड़ा उसको रिकवर किया। वैक्सीन को लेकर अब क्या हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया है? बज़ाहिर ऐसा लगता है नहीं किया गया, उनको भी नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा, रिएक्ट कैसे करना है अगर खुदा ना खास्ता उसके साइड इफेक्ट्स कुछ हो जाते हैं। तो इसको आपको लेकर नहीं लगता कि कुछ बड़े इदारों जैसे आपका इदारा है या दीगर बड़े इदारे हैं, उनको हेल्थ वर्कर्स को भी पहले ट्रेन कर देना चाहिए, कुछ सेशंस कर लेने चाहिए ताकि उनको पता हो कि हाउ इट वुड रिएक्ट इन केस कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम होती है? देखें, एक तो यह है कि आपने देखा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं और कुछ ट्रेनिंग भी दे दी गई है। अच्छा, जो वैक्सीनेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए थे, ओके, हमारे हुए थे और दूसरा हॉस्पिटल में भी ट्रेन किया गया है और पूरे मतलब मैं तो सिंध की बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है, बाकी जगह भी डेफिनेटली ये सारी चीजें प्रीएम्प्टली तैयार हो गए थे, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे। और ये जो जैसे आपने कहा कि अभी बताया कि डेटा 1166 पे आपने अपना डेटा देना है, तो तैयारी हो रही है, प्लानिंग जो है ना लेवल पे, और पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, वो आपको ट्रैक भी करेगा क्योंकि आपको ये भी करना है। और मैं तो ये अपील करूंगा लोगों से, और फिर उस पे जो मजहबी रहनुमा है उनसे भी अपील करूंगा कि लोग भी अपने जुमे की नमाज में लोगों को कहें कि ये चीज जो है ना बहुत जरूरी है। और आप भी मीडिया के तौर पर भी आप लोग भी कह रहे हैं, और जैसे आप कर भी रहे हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस हवाले से अवेयर भी किया जाए और एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी। अब वैक्सीन भी चूंकि आ गई है, साथ साथ अगर हम इस वैक्सीन की डोजेस के हवाले से बात करें, कितनी डोजेस दरकार होंगी इस वैक्सीन की, उसके साथ साथ ये कितना अरसा इसके के लिए मौसर रहेगी अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, इस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए, अभी कैंसिनो बायो ये जो अभी आई हुई है साइनोफॉर्म जो शुरू हुई है, इनकी 2 डोजेस होंगी, और वो जो ऑक्सफोर्ड वाली है उसकी भी 2 डोज है। कैंसिनो बायो जो है वो एक ऐसी है जिसकी सिंगल डोज है। अभी इसका कितना अरसे तक इसका प्रोटेक्शन रहेगी ये अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये इसको हम लोग देख रहे हैं। अभी जिनको लग रहा है वो हर एक को मॉनिटर भी हो रहा है ताकि हमको लॉन्ग टर्म पता लग सके कि कितने अरसे तक ये रहती हैं, और प्रोटेक्शन वो कुछ महीनों है, साल है, 2 साल है या लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, ये तो राइट। डॉक्टर साहब, चूंकि आप कराची में हैं और कराची और सिंध को गिला है कि उन्हें जो उनके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ज्यादा हैं, वैक्सीन कम मिली हैं, और विफाक को कहा था सिंध ने 2 के पॉलिटिकल सब्जेक्ट, लेकिन बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या ज्यादा खतरनाक बात तो नहीं है? विफाक ने कहा था कि हम वैक्सीन खुद खरीदेंगे और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुख्तलिफ सूबों तक, तो इस अमल पे आप क्या कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ रकम मुख्तस की है, वो डायरेक्ट परचेज के लिए भी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि एक अच्छी चीज़ ये भी हो गई थी कि उन्होंने हॉस्पिटल्स को और जो प्राइवेट इंपोर्टर्स को भी इजाज़त दी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, और वो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो कि बाहर जाके भी लगवा रहे हैं, जिनके पास कोई परमानेंट रेजिडेंस दुबई की है, वो लोग वहाँ पे जो लोगों ने लगवा भी लिए हैं। तो वो सेगमेंट जो है ना उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि लेकिन ये खरीदना एक मुश्किल मरहला होगा ना डॉक्टर साहब? अभी तो हुकूमतों को नहीं मिल रही, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पे मुश्किलात है, तो प्राइवेट जो वेंडर्स हैं वो तो बड़ी मुश्किल से लेंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए, हर एक ने कोशिश तो कर ही रहा है, और हर एक को, और ये तो डेफिनेटली दुनिया भर की, क्योंकि डिमांड पूरी दुनिया की है और सप्लाई जो है ना वो कम है, तो उसको रैशनलाइजेशन होगी। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ WHO लेवल के ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें कोई ऐसा बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि एक ही मुल्क को मिल रहे हो, उन्होंने भी कुछ फार्मूला क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए इंडियन ये भी बता दीजिए, आप एक बहुत बड़े इदारे को हेड करते हैं और बहुत से और इदारे भी पाकिस्तान में जो बड़ा अच्छा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हम इस वैक्सीन के आने के बाद इसके फॉर्मूला को कुछ रीड आउट कर पाएंगे? ऐसा हो पाएगा कि हम अपनी वैक्सीन डेवलप करने की जानिब जाएं या अपना वैक्सीनेशन सेंटर बना पाएं जैसे कि भारत इटसेल्फ कर रहा है? देखिए, कोशिश तो हो रही है NIH लेवल के ऊपर भी, NIH को भी, कि वहाँ पर, क्योंकि उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं भी, और हर एक कोशिश करेगा जहाँ सेंटर्स हैं, क्योंकि देखें दुनिया में अब तो इस कोविड ने आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन कराई है कि जी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना होगा,
क्योंकि जब आपने देखा था जब शुरू में हुआ तो हम सिंपल पीपीईस को भी इम्पोर्ट नहीं मिल रही थी, लॉजिस्टिक्स नहीं थे, तो आपको उसकी वजह से आपने पीपीईस डेवलप हो गई, मास्क आपके यहाँ डेवलप होना शुरू हो गए, अब वेंटिलेटर्स भी डेवलप हो रहे हैं। हमको चाहिए कि अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे साथ मौजूद थे, CEO इंडस हॉस्पिटल। वैक्सीन के हवाले से जो भी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी हमने दूर करने की कोशिश की और इस हवाले से आपको अवेयरनेस भी दी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और बात करें कुछ सियासत की आज की बड़ी खबर में। बिल्कुल जिक्र है सियासत का, जिक्र है PDM और हुकूमत का, जिक्र है कुछ वजीर आजम के नए दावों का। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई बदस्तूर जारी है। बड़ी पेशरफ ये सामने आई है, वजीर आजम ने कहा है ले लें इस्तीफा, पैसे वापस ले आए, पैसे वापस ले आए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और ये शर्त रखी है कि अगर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। साथ साथ वजीर आजम ने अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए वाजे किया है कि इस्तीफे देने के लिए हिम्मत और इखलाकी जुर्रत चाहिए जो मुखालिफिन के पास नहीं है। अगर इस्तीफे देने की हिम्मत होती तो ये NRO लेकर बाहर ना भागते। वजीर आजम ने गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक पर तंज के बाउंसर भी मारे और कहा कि ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना लोगों को इकट्ठा कर पाई और अब अपने इस्तीफों पर आवाम से झूठ भी बोला। बिल्कुल, और इस पे फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी एक बार फिर वजीर आजम ने अवामी वजीर आजम होने का सबूत दिया है और अच्छी ऑफर किया, ऑपोजिशन को इस पे सोचना चाहिए। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद में हैं, विफाकी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। फवाद साहब, ये जिस दौलत के बारे में वजीर आजम ने कहा कि वो वापस ले आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये दौलत तो आपने वापस नहीं लानी थी हुकूमत में आने के बाद? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैंने तो कोई ट्वीट नहीं की कि वज़ीर आज़म ने, कल चल रही थी आपकी ट्वीट, मे भी फिर गलत चल रही हो, वैसे मैंने किसी चैनल पे देखा। मैंने ये कहा, मैंने पहली बात तो वज़ीर आज़म को सुना नहीं ये कहते हुए, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो फिर तो ये बड़ी अच्छी ऑफर है अपोजिशन के लिए कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो जो पैसे पाकिस्तान के लोगों के लूटे हुए हैं वो फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस ले आए तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि हमने वापस आने थे, देखिए 500 अरब रुपया जो पाकिस्तान के अंदर था वो तो रिकवर हुआ है, इसमें से तकरीबन 200-250 बिलियन की जो प्रॉपर्टीज हैं जो अभी रिकवर हुई हैं और 347 अरब रुपया है जो नायब ने रिकवर किया। तो 500 अरब रुपया जो है ये अभी तक इस साल जो है, पिछले साल जो है वो रिकवर हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ सब्सटेंशियल है। लेकिन जो बाहर पैसा है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब पैसा निकल जाता है पाकिस्तान से और लंदन, UAE और इस तरह की दूसरी जगहों पे लग जाता है तो वहाँ के जो मुल्क हैं उनकी वो स्टेक बन जाती है कि उनकी इकोनॉमी में इतना पैसा आया वो निकलने नहीं देते। तो वो एक मुश्किल काम जरूर है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान पीछे लगे हुए हैं और वो पैसा वापस लाने में, इंशाल्लाह ये एक दुनिया में मिसाल ही होगी कि इंशाल्लाह वो पैसा भी पाकिस्तान वापस आएगा। फवाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन ने तो इसको सियासी लतीफा करार दे दिया है कि वजीर आजम साहब ने बड़ा एक मजाक किया है सियासत में कि हम अगर इस्तीफा मैं तब दूंगा जब ये लूटी हुई दौलत वापस कर देंगे। और साथ साथ अगर बात करें मरीम नवाज साहिबा की, उन्होंने भी बड़ा इस पे कहा है कि लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफे भी होंगे, एहतजाज भी होगा और ये इनसे हमसे इस्तीफे निकलवा करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए उनका क्या है, मरियम नवाज तो कितने सालों से ये बात, मैं कई महीनों से ये बात लगी हुई है, उनकी बात तो उनकी पार्टी के लोग नहीं मानते। आप देखें मुर्तजा अब्बासी ने और अवान साहब ने इस्तीफा दिया था और अवान साहब तो बड़े देवर हैं मरियम बीबी के, और उन्होंने जलसे में कहा कि आपने इस्तीफा दे दिया तो स्पीकर के मुंह पे मारे, तो उन्होंने बड़ा शर्मिंदा सा होके वो इस्तीफा स्पीकर को लिख के दिया कि हमने तो इस्तीफा आपको दिया ही नहीं। तो जब उनके अपने जो मेंबर्स उनकी बात नहीं मानते हैं तो बाहर से उनकी बात किसने माननी है। और दूसरा देखें, मरियम नवाज की जो इस वक्त एक सियासत है ये तौहीन आमेज है कि आपने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, जिंदगी में आपने कभी अपने किचन भी नहीं चलाया, आप कभी खरीदारी भी, वो यही बात वजीर आजम को कहती हैं फवाद साहब। कल उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया उनको आपने मुल्क दिया, कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। जी फवाद साहब, वी लॉस्ट द ऑडियो आई थिंक। फवाद साहब, कैन यू हियर मी?
नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम विद ऑडियो। लिंक करने की कोशिश करते हैं। ये कल स्टेटमेंट जो फवाद चौधरी साहब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कह रहे हैं, जो कि ठीक कह रहे हैं, उन्होंने किसी ओहदे पे इससे पहले काम नहीं किया। उन्होंने कल वजीर आजम के हवाले से कहा कि आपने किसी ओहदे पे काम नहीं किया, कुछ नहीं आपने चलाया, तो आप मुल्क कैसे चला रहे हैं। दोनों शख्सियात के बारे में बात तो दुरुस्त है, लेकिन कारकर्दगी भी एक पैमाना, बल्कि कारकर्दगी ही एक पैमाना हो सकता है। फवाद साहब, कैन यू हियर मी नाउ? हम दोबारा जी लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हमारा राब्ता जी। फवाद साहब प्लीज मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। ये तो मतलब मजाक है ना। इमरान खान ने पाकिस्तान में, अगर इमरान खान ने कोई काम नहीं किया तो फिर तो पाकिस्तान में किसी ने कोई काम किया ही नहीं। मतलब इमरान खान की जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो तो कोई छुपी हुई तो नहीं है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट को आज पाकिस्तान में जो क्रिकेट का एक नुक्ता अरूज है वो इमरान खान का ही तो है। उसके बाद जो शौकत खानम है, नमल है, जो चैरिटी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में अगर प्राइवेट चैरिटी किसी ने लोगों ने किसी पर ट्रस्ट किया है तो इमरान खान पे किया है। और फिर 22 साल की उनकी सियासत है। तो वो तो खैर एक मरियम नवाज की तो उतनी मेरा ख्याल है कि अकल ही नहीं होगी जितनी इमरान खान की कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, महंगाई ओब्वियसली एक बहुत बड़ा नुक्ता है जिसको आप मुख्तलिफ टीवी शोज के अंदर मानते भी हैं कि इस पे काम भी होना चाहिए, और कुछ हद तक आप खुद गिला भी करते नजर आते हैं गवर्नेंस के मामलात के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब हम वजीर आजम जब आए थे और अपने मंशूर में भी आपका ये कहना था कि हम बराह रास्त फंड्स MNAs MPs को नहीं देना चाहते, इससे करप्शन होती है, ये लोग करप्शन करते हैं और इसको हम बल्दियात की सतह पर लेकर आएंगे, बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि शायद ये फंड्स डायरेक्टली MNAs MPs को दिए जाएंगे ताकि वो कुछ उसकी पेनिट्रेशन हो। तो ये खबर एक तो किस हद तक दुरुस्त है, और अगर ऐसा होगा तो आपको नहीं लगता कि हक हकदार तक नहीं पहुंच पाएगा? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए फंड खर्च होने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब का व्यू यही है। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये पहले साल हमने जो गलती की हमने कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं किए और डिले हो गए क्योंकि हमने सिस्टम चेंज करने में पड़ गए। उसके बाद कोविड आ गया और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो नहीं हो सके तकरीबन 2 साल से। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं, उनमें डेवलपमेंट का काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो और कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जिसके जरिए डेवलपमेंट हो सके। तो द ओनली वे इज कि टेम्परेरीली आप 1 साल में या 2 साल के लिए जो है वो ये फंड्स मेंबरान असेंबली के जरिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दें। MNAs को फंड नहीं मिल रहे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिल रहे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है आप फंडिंग दें ताकि वो वहाँ से लोग जो हैं कम से कम जो एक बेसिक काम लोगों के वहाँ पे वो जारी हो सके। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से मेन जो एक बिल्कुल मिनिमम डेवलपमेंट है वो भी हल्कों में रुकी हुई। ठीक हो गया। फवाद साहब, सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करें तो क्या हुकूमत सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुतालिक पार्लियामेंट से जो आईनी तरमीम है वो उनको पास कराने में कामयाब हो पाएगी? अगर पास हो या ना हो, अपोजिशन के लोग तो एक्सपोज होंगे ना कि कौन इस मुल्क में जो है वो करप्शन को जो है वो हवा देना चाहता है, कौन है जो वोट खरीदना चाहता है, कौन है जो कि चाहता है कि सेनेट के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ना बने। तो ये कम से कम लोग तो एक्सपोज होंगे। बाकी जो है हमने तो अपनी इंटेंशन दे दी है। हम तो कह रहे हैं वोट जो है वो खुला वोट होना चाहिए और हर एक को पता होना चाहिए कि वोट किधर दिया उन्होंने। बाकी अब जाहिर है अपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट से ये जो अपनी अमेंडमेंट है मंजूर नहीं हो सकती, लेकिन इससे फायदा ही होगा कि लोगों के सामने किरदार तो आ जाएगा। चलें, आखिरी सवाल आपसे आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी है। बहुत कम मिनिस्ट्रीज हैं जिनसे अच्छी खबरें हमें आती हैं, आपकी मिनिस्ट्री फॉर्चुनेटली उनमें से एक है। कोविड के दिनों में कुछ बहुत ही अच्छी खबरें आपने दी, वी अप्रिशिएट। मजीद क्या कर रहे हैं आप? आपकी मिनिस्ट्री मजीद कोई अच्छी खबरें पाइपलाइन में है जो आवाम को आप देंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, आपने मेडिकल सर्जिकल के शोबे में भी अच्छा काम किया, तो कुछ बता दीजिए हमें। इस साल इंशाल्लाह जो मेरा सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और ये अगर फाइनेंस थ्रू कर देता है तो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइंस स्कॉलरशिप्स जो हैं वो लाएंगे। इट विल स्टार्ट फ्रॉम मैट्रिक से लेकर के PhD तक। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइंस स्कॉलरशिप्स हैं वो इस साल इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। That's great, that's great. चले, वी अप्रिशिएट एंड वी रिक्वेस्ट यू कि आप किसी दिन हमारे साथ स्टूडियोज में भी आए, जब भी लाहौर तशरीफ लाएं तो आपसे जरा डिटेल में बात हो। फवाद चौधरी, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे साथ मौजूद थे और अहम मौजूदात पे बात कर रहे थे। इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
टू एक्सप्रेस और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मेटर्स की, जिसमें आज हम माइंड के हवाले से ही बात करने वाले हैं। हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक, ओवर टू यू गाइस। थैंक यू इमरान और नर्मला जी। वकार साहब, आज का जो टॉपिक है वो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक ये है कि क्या हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। ये अमूमन कहा जाता है, अमूमन, और ये फिक्शन में बहुत ज्यादा है। लूसी एक फिल्म आई थी, जी जी जी, देखे ना, वो जब 100% अपना इस्तेमाल करती है तो वो क्या कुछ अच्छा, इस तरह लिमिटलेस एक फिल्म है, वो उसमें भी ऐसा ही है। बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी मूवीज हैं, नॉवेल्स के आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर एक मिथ है, और ये मिथ कब से डेवलप हुई, ये विलियम जेम्स हमारे साइकोलॉजी के बहुत बड़े, एक्चुअली वो उन्होंने कुछ और कहा था, और उससे लोगों ने कुछ और उससे नतीजा अखज़ किया, और उसके बाद ये करते करते ये मिथ इस हद तक फैल गई कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके और यानी किताबों में और हर जगह पे इस मिथ के बारे में बताया जाता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 10% सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये इतनी स्ट्रांग है, उसकी वजह यह है कि इसके पीछे फिक्शन है। फिक्शन किसी भी चीज के पीछे होगा तो मतलब आप ये देखें ना कि मुझे कोई यहाँ पे साइंटिस्ट आके कोई चीज अपनी लैब में जाके समझाए तो वो मुझे इतनी मजे की तो नहीं लगी जितनी लूसी मूवी लगती है, लिमिटलेस लगती है। तो फिक्शन इतना स्ट्रांग है कि, और फिक्शन की जरूरत थी इस तरह की मजे की चीज। क्योंकि देखिए ना, अगर आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि 10% ब्रेन इस्तेमाल करता है, मेरे ज़हन में इस बात आ गई है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टोरीज जो है, नंबर ऑफ मूवीज, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, नंबर ऑफ आइडियाज मैं कर सकता हूँ ना कि मतलब 10% से इतने % हुआ तो ये हो गया, ये उसने अपनी फुल जो कैपेसिटी में गया ब्रेन तो उसने फिर ये कर दिया, फिर उसने वो कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारा फिक्शन और मूवीज जो है इस तरह डेवलप हुई। एक बुक आई थी माइंड मिथ्स के नाम से, माइंड मिथ्स के नाम से, कि एक्सप्लोरिंग पॉपुलर असम्पशंस अबाउट द माइंड एंड ब्रेन। उसमें था कि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट द ह्यूमन ब्रेन कैन अकॉम्प्लिश। साइंटिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स टेल अस वी यूज ओनली अबाउट 10% ऑफ आवर ब्रेन पावर। आप इमेजिन कीजिए कि इस यानी विलियम जेम्स से जो बात स्टार्ट हुई थी कि हम अपना फुल पोटेंशियल में नहीं होते, यानी अपना फुल आप यूटिलाइज नहीं करते, या आप जिसको कहते हैं मैस्लोज थ्योरी में हम यानी उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे नहीं पहुंचते जहां पर अपना फुल एक्सरसाइज करें जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं। वो बात बेसिकली बिल्कुल कुछ और थी। और उसके बाद इस बुक में जब उन्होंने 10% ही कह दिया तो फिर 10% से फिर बात आगे करते करते आज ये मिथ जो है हर जगह पे। आपको मालूम है कि 2% जो है हमारा टोटल वेट है ब्रेन का, एक बॉडी रेशियो के साथ 2% है, लेकिन वो 2% जो है वो आपका 20% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन रेस्टिंग पोजीशन। तो सोचे जब वो चलता होगा, हमारा दिमाग जब चल रहा होगा तो कितनी एनर्जी। और फिर जब आप कह रहे हैं कि दिमाग चल रहा होगा तो योर ब्रेन एक्चुअली नेवर शट्स ऑफ, कभी बंद तो नहीं होती, आप सोते हुए भी होते हैं तो टोटल उसकी एक्टिविटीज जारी रहती हैं। मेरा तो सोते हुए आई थिंक बंद हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली डेफिनेटली वर्कआउट कर रहा तो उस तरह वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है, इवन रेस्टिंग में पोजीशन से मुराद ये है कि जब आप कोई बहुत ज्यादा लर्निंग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, आप रिलैक्स कर रहे होते हैं। मतलब इसमें हमने जितने तजुर्बात चूहों पे अमूमन किए जाते हैं, तो जितने ज्यादा तजुर्बात देखे गए हैं तो उसमें ये देखा गया है कि जो लर्निंग है, जो लर्निंग की जो सलाहियत है, ये वो वाहिद जो चीज है कि जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है आपकी ज़रूरी होती है, सबसे ज्यादा। अच्छा वकार साहब, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो हम ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, जिससे आपने कहा कि लर्निंग, तो इससे हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्या इसके अलावा कोई और एक्सरसाइजेज हैं? हमारा दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होने से मुराद ये है कि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है। हमारा दिमाग हर वक्त इन एनी गिवन मोमेंट वो इस्तेमाल हो रहा है, और वो अपनी 100% इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कि लोकलाइजेशन होती है, लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन। मेमोरीज होती हैं, ये ट्रांजिएंट को कहते हैं, ट्रांजिएंट एक खास स्टाइल से ब्रेन काम करता है, अदरवाइज उस तरह करे तो हम शायद उसकी एनर्जी कभी भी पूरी ना कर पाए। मेमोरी काफी काम हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे जो पावर सेविंग है ना इसका फंक्शन, ये बहुत एफिशिएंट है। एवोल्यूशन के अंदर इसने सीखा है कि मैंने एफिशिएंटली एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, सो दैट कि आप देखते हैं कि पूरा ब्रेन आपको कोई लेटअप नजर नहीं आता जब आप MRI या कोई मुख्तलिफ स्कैन्स करते हैं, बल्कि डिफरेंट पार्ट्स में हर टाइम एक्टिविटी होती है, ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जगहों पे हो रही है, वो बेसिकली उसका एफिशिएंट यूज है कि वो एनर्जी को पावर सेविंग के हिसाब से इस तरह करता है कि अदरवाइज तो शायद हम उसकी एनर्जी कभी भी पूरी ना कर सकें। अभी भी तो 2% जो है वो हमारा 20% एनर्जी कंज्यूम कर जाता है। सो अगर वो अगर 100% ही तो हम तो फिर जो खाएं वो तो दिमाग में चला जाए। वैसे भी ब्रेन वर्क से ग्लूकोज की वजह से ना, जी ग्लूकोज उसकी एनर्जी है बेसिकली, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो बात यह है कि ये जो मिथ है, हम तो इस मिथ के बारे में बात करेंगे, 10% जो इस्तेमाल हम कहते हैं कि ब्रेन हम 10%, ये बात
गलत है। ब्रेन हर वक्त अपने आप को ऑफ कोर्स 100, अब इसमें फर्क आ जाता है लर्निंग में। अच्छा वकार साहब, जो लोग पागल हो जाते हैं, लोग उनको लेबल कर देते हैं पागल, और कुछ लोग एक्चुअली पागल हो जाते हैं, मतलब उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर रहा होता एक नॉर्मल इंसान की तरह, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों ऐसा होता है? पागल की जो लफ्ज है एक लिटरेचर की टर्म तो हो सकती है, हमारे यहाँ ऐसी कोई टर्म साइकोलॉजी में तो नहीं है। इंसेनिटी किसी जमाने में थी, वो भी खत्म कर दी गई। तो ये साइकोलॉजिस्ट मानते ही नहीं है कि इंसेन लोग होते हैं? नहीं, यकीनन वो आप देखिए ना, एक माशरती रवैये से देखना, माशरती अंदाज से देखना और एक साइंस के अंदाज से देखने में फर्क आ जाता है। साइंस ये है कि साइंस उसको इस तरह देखेगी कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, आपके अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन होती है, आपके अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं, तो आप उसको ये जो साइंटिस्ट देखेगा कि आपकी कौन कौन सी सलाहियतों को प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, उन सलाहियतों की प्रॉब्लम की वजह से अगर वो 5, 6 या 7 डिसऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, और वो उसके अंदर आपके रवैये के अंदर एक पर्सनालिटी के अंदर चेंज आ गया, जिसको मुआशरा जो है उसको पागल की नजर से देख रहा है, जबकि मेरे लिए वो कुछ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनको हम लेबल एज हम उनको ये कहना शुरू कर देते हैं पागल हो गए। वो डिसऑर्डर्स में ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक भी, और इनऑर्गेनिक यानी साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। तो साइंस से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल और तरह की चीज होगी, जब आप माशरे की तरफ से देखेंगे तो फिर आप साइंस इज ऑलवेज वेरी रैशनल और बड़ा लॉजिकल है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब, थैंक यू। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और दूसरे हिस्से का आगाज़ आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। एक ऐसी हस्ती पाक का जिक्र अपने प्रोग्राम में करते हैं जिनकी शान में अगर लिखने बैठेंगे तो वक्त कम हो जाएगा, कलम की स्याही ख़त्म हो जाएगी। यकीनी तौर पे जब मैं नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हस्ती नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में अगर मैं कहूँ कि महबूब तरीन हस्ती है, जिगर गोशा है उनका, खातून जन्नत हैं, सैयदा कायनात हैं, सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि आप शबीए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, चाल में, आमाल में, गुफ्तार में, किरदार में। यह हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अहलो अयाल में सबसे ज़्यादा प्यारी थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते या किसी गज़वा में शरीक होने के लिए जाते तो सबसे आखिर में सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलकर जाते, और जब वापस तशरीफ़ लाते तो तब भी सबसे पहले खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा-ज़हरा सलामुल्लाह के घर तशरीफ़ लेकर जाते। आज हम इन्हीं पाक हस्ती के हवाले से इनका जिक्र करेंगे, इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगी हमारी गेस्ट फरहाना। हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। आज हम जिस हस्ती के हवाले से बात करने वाले हैं सैयदा फ़ातिमा-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी अज़मत के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुस सादात मखदूमा कायनात दुख्तर मुस्तफ़ा हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में बात करना खुद हमारे लिए बाइस सादत और बाइस बरकत है, और आप वो हस्ती हैं जिन्हें नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदतुन निसा फरमाया, यानी तमाम जहान और जन्नत की औरतों की सरदार। आपका नाम फातिमा है लेकिन आपका लक़ब ज़हरा है, जिसका मतलब है रोशन और चमकदार, यानी दमकता हुआ। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के नाम के अलावा 2 जगह पर इस्तेमाल किया, और वो कुरान पाक की 2 सूरतों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में 2 सूरतें बहुत रोशन, बड़ी चमकदार और दमकती हुई हैं, और वो हैं सूरह बकरा और सूरह आले इमरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको और उनके मुहिब्बों को दोज़ख से आज़ाद फरमा दिया है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि फ़ातिमा, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम तमाम जहान और जन्नत की औरतों की सरदार हो? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की औरतों में बेहतरीन हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मरियम बिनते इमरान और हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम हैं।
और हज़रत अल्लामा इकबाल ने तो आपके वो हदिया अकीदत पेश करते हुए इतनी खूबसूरत निस्बतें बयान फरमाई। आपने कहा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक निस्बत हासिल है और वो हमें बेहद अजीज़ हैं, और वो निस्बत है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। लेकिन बीबी सैयदा को बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं, और आपने फरमाया कि पहली निस्बत तो ये है कि वो नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। दूसरी निस्बत ये है कि वो वलियों के सरदार हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़ौजा मोहतरमा है। तीसरी निस्बत ये कि वो शहीदों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप ही के ज़रिए से औलाद रसूल का सिलसिला जो है वो जारी रखा। तो गोया एक तवील सिलसिला है जो आपके फ़ज़ाइल हैं, आपकी अज़मतें हैं, और मैं समझती हूँ कि हम बयान करते चले जाएं ये अज़मतों का सिलसिला, और ये मुकम्मल ना हो पाएगा एक प्रोग्राम में। एक और चीज़ आपसे शेयर करूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर किसी ने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई तो उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फातिमा गज़बनाक होती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गज़बनाक हो जाते हैं, और जब फातिमा राज़ी होती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाते हैं। और जैसे इब्तिदा में आपने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत का यह हाल था कि आप कहीं पर भी तशरीफ ले जा रहे होते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात फरमाते, और जब कहीं से वापस आते जी तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते। ये तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से उनका जो ताल्लुक़, उनकी जो मोहब्बत थी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, उसके हवाले से आपने इज़हार ख्याल किया। मैं चाहता हूँ कि आप बीबी सईदा की शख्सियत के हवाले से, उनकी शख्सियत पाक के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि उसके कौन कौन से ऐसे ख़ास थे उनकी शख्सियत के जिसने उनको इतने बड़े दर्जात के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी होने के अलावा पहुँचाया। और ख़ास तौर पर हमें इस्लाम की जब हम तारीख पढ़ें तो हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि सारी कायनात की नेमतें होने के बावजूद, अली करमुल्लाह वजह जैसा शौहर होने के बावजूद, दुनिया की गुर्बत भी उन्होंने देखी और उस मुफलिसी को मिसाल बनाया दुनिया के लिए कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। तो आप ज़रा ज़ात अक़दस के उन ख़ास के हवाले से बताइए जो लोग हमें देख रहे हैं। जी, सैयदा की ज़ात पाक जो है वो बेशुमार खूबियों का मुरक्का है, और इसीलिए आपको बतूल भी कहा जाता है कि दुनिया से बेरग़बती उन्होंने इख्तियार की और हमेशा अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है अल्लाह से लौ लगाए रखी, और बहुत सारी खुसूसियात उन्होंने अपने वालिदैन से हासिल की कि वो सब्र व रज़ा का और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदों में शामिल होने के लिए, और उसके अलावा वो ज़ुहद व तक़वा में बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए बेमिसाल थी। और वो ये तमाम वो खुसूसियात थी जो उन्होंने काशाने नबूवत में अपने वालिदैन से ली थी, और इन्हीं खुसूसियात को लेकर जब वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के घर आती हैं तो इसका अमली तौर पर मुज़ाहरा करती हैं। यानी वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने अपने बाबा से सीखी, वो तमाम चीज़ें जो अपनी वालिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीखी, उसका इजहार किस तरह से फरमा रही हैं कि घर के तमाम काम कर रही हैं, जिसमें घर की सफाई करना यानी झाड़ू देना भी शामिल है, चक्की पीस रही हैं यानी कि आटा घर में ही पीस रही हैं, बच्चा गोद में है उसको साथ साथ दूध पिला रही हैं, और जुबान पर तिलावत कलाम पाक जारी है। और जब इस तरह से बच्चों की तरबियत की जा रही हो कि आप हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र अपनी जुबान मुबारक से कर रहे हो, अमली तौर पर आप अपने किरदार में अच्छाइयों का मुजाहरा कर रहे हो, और वो किस तरह से कि न सिर्फ ये कि आप अपने बच्चों के काम कर रही हैं, अपने शौहर के काम कर रही हैं, मगर इसके अलावा अगर कोई दरवाजे पर साइल आ जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। कि एक मर्तबा एक साइला आई और उसने कहा कि मेरे पास लिबास नहीं है, मुझे अल्लाह के रसूल की बेटी मुझे कोई लिबास अता कीजिए। तो आपने क्या किया कि जो बेहतरीन लिबास था वो उठा के उसको अता कर दिया, कि उन्होंने अपने वालिद से यही सीखा था कि जो कुछ है उसे दूसरों तक पहुंचा दो। खुद एक वक्त के भूखी हैं, लेकिन जब थोड़ी सी कोई खाने की चीज हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आपके पास लेकर आते हैं और साइल दरवाजे पे आके ये कहता है कि रसूल की बेटी मैं 2 वक्त से भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो आप अपने हिस्से का वो सारा खाना उठाकर उसको दे देती हैं और कुछ थोड़ा सा भी अपने लिए नहीं रखती हैं। तो ये वो किरदार है जो आपने अमली तौर पर हमें बताया कि क्या चीजें थी जो एक अच्छे मुसलमान की खुसूसियात हैं जो रसूल की बेटी ने हमें करके दिखाई। और जैसे कि आपने कहा कि वो शबीह मुस्तफ़ा थी, तो उसके बारे में भी आपको बताती चलूं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने किसी शख्सियत को ऐसा नहीं देखा जो रसूल करीम से इस कदर मुशाबे हो कि आपका उठना,
बैठना, चलना फिरना, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, यहाँ तक कि आपकी फसाहत और बलागत भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी थी। फिर आपने फरमाया कि क्यों ना हो, आखिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। तो गोया वो तमाम इसार और कुर्बानी की तमाम मिसालें जो हम सुनते हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को करके दिखाई और बताई कि किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, वो तमाम चीजें सीखकर आपने अमली तौर पर उसका मुजाहिरा किया। और एक बड़ी एक अहम बात जो है जी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को मोहब्बत करके हमें एक मैसेज दिया, वो ये था कि बेटियां मोहब्बत करने के लिए होती हैं, बेटियां एहतराम के लिए होती हैं। और आपने किस तरह से उसका इजहार फरमाया कि जब सैयदा तशरीफ लाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत में, उनके एहतराम में खड़े हो जाते और उनको खुश आमदीद कहते, उन्हें अपनी जगह पर बिठाते, बाज़ दफ़ा अपनी चादर मुबारक बिछा देते उनके लिए और उनको बोसा देते। और इसके जवाब में सैयद अभी इसी तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा देती। तो ये वो एतमाद था, ये वो एतबार था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अता किया और उम्मत को ये पैगाम दिया कि बेटियों को ये एतबार, ये मोहब्बत दो, क्योंकि यही वो खुसूसियात हैं जब वो लेकर अपनी शख्सियत में अपने घर जाती हैं, यानी अपने शौहर के घर जाती हैं, तो ये तमाम खुसूसियात अपने बच्चों को मुंतकिल करती हैं। बीबी फातिमा के किरदार के हवाले से इतने उनके पहलुओं का अहाता किया, हम चाहेंगे इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से आज की ख़वातीन के नाम जिस तरह से उन्होंने हर ज़िंदगी के हर पहलू में अमली नमूना पेश किया है हम सब के लिए, हवाले से बीबी फातिमा की जो ज़िंदगी है क्या रेफरेंस देंगी आज की ख़वातीन को? जब बीबी का निकाह होता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शुरू में दोनों को बिठा के समझाया कि घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं वो सैयदा की जिम्मेदारियां और बाहर की जिम्मेदारियां जो हैं वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की एक शौहर की हैसियत से हैं। और इन तमाम जिम्मेदारियों को बहसन खूबी सैयदा ने निभाया। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि न सिर्फ ये कि घर के कामकाज को करना, बच्चों की तरबियत करना, शौहर के साथ उनका हाथ बटाना, यानी कोई भी काम ऐसा ना था जिसमें उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर वो अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा ना किया हो। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा ये होता था कि अगर आमदनी में कोई कमी होती तो आप फरमाती कि मुझे कोई ऐसा काम ला दो जैसे कि सूद काटना वगैरह, कि मैं वो काम करके आपकी मदद कर सकूं। तो गोया आपने अमली तौर पे ये बताया ख़वातीन को कि आप अगर शौहर जो है बहुत ज़्यादा माली हैसियत में मजबूत नहीं है तो भी आपने शौहर का साथ देना है और उन हालात में रहते हुए जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना है। और यकीनन ये एक इतनी बड़ी बात है हम तमाम ख़वातीन के लिए कि अगर हम उनसे ये सीखना चाहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जहां जिस मकाम पर भी रखा है अगर वो शुक्रगुजार बन जाए और उन हालात में रहते हुए भी अपनी जिंदगी को गुजारना चाहे तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, उसको गुजारा जा सकता है और अल्लाह की रजा हासिल की जा सकती है। फरहाना साहिबा बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने पहले भी कह दिया, हम भी कह चुके हैं कि शख्सियत ऐसी है कि बात करते रहेंगे वक्त कम पड़ जाएगा, उनके फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस अहम मौजू पे न सिर्फ बात की, बहुत सारे ऐसे मोहतरमा बीबी सैयदा की ज़ात अक़दस के हवाले से उनके ख़ास और ऐसे फ़ज़ाइल थे जो आवाम तक पहुँचाए, हम तक पहुँचाए, जिससे शायद हम बहुत हद तक वाकिफ़ नहीं थे। आखिर में एक ही बात कि महज़ इन शख्सियात को पढ़ना काफ़ी नहीं है, इनकी ज़िंदगी से अमली तौर पर सीखना हमारी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकता है। और इसीलिए अमली तौर पर इन सभी शख्सियात ने, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से शुरू करें, सादात तक और असहाब तक आएँ, तो इन शख्सियात ने अमली तौर पर अपने आप को ऐसा करके दुनिया के सामने पेश किया कि लोग उससे सबक सीखें। सो इसलिए हमने आज ये मौजू भी आपके लिए चुना, इस पर हमने बात की। आइंदा भी जब भी कोई मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर बात करते रहेंगे। इस नुक्ते के ऊपर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मिक्स फ्लेवर एक्सप्रेसो। और हम आप आगे बढ़ते हैं और अब आपको स्ट्रेट अवे स्पोर्ट्स की जानिब ले जाते हैं और स्पोर्ट्स में एक ऐसी बच्ची से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि सिर्फ 10 साल की हैं। काम उनके 10 साल वाले नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की 10 साला वानिया गसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने हाल ही में ताइक्वांडो के नेशनल चैंपियनशिप मुकाबलों की पोमज़े कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और 7 साल की उम्र में उन्होंने ताइक्वांडो सीखना शुरू किया था। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, इस हवाले से कहते हैं कि मोहल्ले के बच्चे उन्हें डराते थे। वानिया ने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ, उन्होंने ताइक्वांडो के लिए नेशनल चैंपियन बन गई। और मुझे लगता है आप वो बताती होंगी सबको। वानिया हमारे साथ मौजूद है। वानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है वानिया, आप बच्चे डरते हैं आपसे, ये बताएं पहले मुझे। पहले तो बच्चे मुझसे नहीं डरते, लेकिन जब मैं उनका फिजिकल दिखा
जबरदस्ती बात है। वैसे इतना मुझे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ ना कि आपने कहा कि अच्छा मुझे डराते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। वानिया, सबसे पहले तो आप हमें बताओ इस चैंपियनशिप के बारे में। इसके लिए आपने ट्रेनिंग कैसे की, कितना अरसा ट्रेनिंग की और कैसे ये चैंपियनशिप जीती आपने, थोड़ा सा बताइए हमें। मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती हूँ, उधर मैं ट्रेनिंग करती हूँ। मैं हर डे जाती थी और उधर पौधे की ट्रेनिंग करती थी। मेरे सारे सर सुलेमान सर मेरे सारे ब्लॉक्स, स्टैंड्स और पावर टी करते थे और मैं रोज 2 घंटे करती थी प्रैक्टिस। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा वानिया, ये भी बताएं कि आपने प्रैक्टिस तो करती हैं लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्लासेस और आपकी पढ़ाई तो मुतासिर नहीं होती, किस तरह से टाइम को आप मैनेज करती हो? मैं जब सुबह उठती हूँ तो सुबह उठकर पहले मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं स्टडीज़ करती हूँ। स्टडीज़ के बाद मैं और भी खाना खाती हूँ, अपना टाइम पास करती हूँ घर में। फिर कुरान मजीद का टाइम हो जाता है, उसके बाद मैं ताइक्वांडो करती हूँ। जी ठीक है, बोले। पढ़ाई का फ्री टाइम होता है। अच्छा। तो ये बड़ा तो बात तो आपका तो बहुत टाइट स्केड्यूल है आपका, माशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइए कि जो ताइक्वांडो है इसमें फोर्स पावर कितनी चाहिए और स्किल कितनी चाहिए? यानी कि आपको हम देख रहे हैं, हमारे पास विजुअल चल रहे हैं जिसमें आप खेल रही हैं, इसमें ताकत कितनी चाहिए खेलने के लिए? इसमें अगर आपके अंदर ताकत नहीं हो तो ताइक्वांडो का कोई फायदा नहीं है। इसमें पहले तो बदले में ताकत नहीं होती, ताइक्वांडो से आपकी पावर बढ़ती जाती है और उससे आप बहुत भी स्ट्रांग होते जाते हैं और फिर फाइट आप और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप जब ताइक्वांडो कर रहे होते हैं, आपकी जब फाइट हो रही होती है तो ओपोनेंट को देख के कभी आपको रहम नहीं आता कि मैं इसको मतलब नहीं, इसको नहीं मारना, इस पे अटैक नहीं करना, ऐसा नहीं होता या होता है? नहीं, सिर्फ मैं प्लेयर नहीं हूँ, हर कोई प्लेयर होता है और वो अपने लिए अपने कंट्री का नाम अपने ठीक है, मैं भी उसे अटैक करती हूँ। एक दूसरे से डरना नहीं है। वो कह रही है खाली मैं नहीं मारती, आगे से मारते। तो ये बहुत अच्छी, बहुत जरूरत है। अच्छा मुझे बताओ वानिया, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल आप डाइट लेती हो, क्या खाती हो, आपके ईटिंग पैटर्न क्या है बेसिकली? क्योंकि ऑब्वियसली आप जैसे खुद भी बोल रही हो कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट खाती क्या है? मैं सोच रही हैं घर का खाना खाती है, जंक फूड खाती है? जी नहीं, इतना नहीं खाती जंक फूड। अच्छा, जंक फूड नहीं खाती। कोरोना में मैं इतनी नहीं खाती थी, मैंने जंक फूड को कम कर लिया और घर का खाना बढ़ा दिया। अच्छा, तो ये जो आपकी डाइट है, जो भी आप खाती हैं, ये आपको आपके ट्रेनर बताते हैं या मामा बाबा ही बताते हैं कि ये खाना, या ट्रेनर स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये खाना ये नहीं खाना? ट्रेनर भी बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शायद इंटरनेट लिंक दोबारा कोशिश करते हैं। वानिया से अगर हमारा कनेक्शन हो जाए तो हमें बताइएगा जी। एक तो ये कि बच्ची, हम जब पहले इनसे बात कर रहे थे हमें लग रहा था थोड़ी लेस टॉकेटिव है, लेकिन बहुत अच्छे से बात करी और बड़ी इंस्पिरेशनल हैं। और खासतौर पे ऐसे पेरेंट्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इंस्पिरेशनल होते हैं जो अपनी बच्चियों को और बच्चों को खास तौर पर ट्रेन करते हैं इस काम के लिए कि वो कुछ बड़ा करें। कैन वानिया हियर अस? जी, अच्छा वानिया, बिल्कुल एंड पे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने हमें डाइट के बारे में बताया, जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं या बच्चियां देख रही हैं जो ताइक्वांडो खेलना चाहती हैं, थोड़ा सा उनको बताइए वो कैसे इस गेम को शुरू कर सकते हैं और आपके लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्या करें वो? थोड़े से बच्चे ऐसे होता है कि वो अपने क्लब से बहुत ही दूर होते हैं तो ताइक्वांडो नहीं कर पाते, लेकिन जो नज़दीक होते हैं अपने क्लब के साथ वो ताइक्वांडो कर लेते हैं। वो और भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से पहले लोग वार्म अप करते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा गर्म करें और फिट रख सके। फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ 2 इयर्स बाद उनकी बेल्ट चेंज होती है। अच्छा, और हम लेवल्स पास करते हैं वो। जबरदस्त, ठीक हो गया वानिया, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से इसी स्पोर्ट को आगे लेके चलें और इंटरनेशनली खेलना है। आपने बड़े-बड़े टाइटल्स लेके आने हैं, ओलंपिक्स में जाना है, बड़े-बड़े टाइटल्स लेके आने हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।
ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये गोल्ड मेडल इन्होंने पहना हुआ भी था, जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। बहुत जबरदस्त मिसाल हमारे लिए बच्ची, और ऐसी कई बच्चे हमारे शोज में आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी ब्रेक के बाद जो हमारे पास गेस्ट हैं वो भी बहुत मजेदार गेस्ट हैं, और मैं इस सेगमेंट के लिए बहुत एक्साइटेड, इनफैक्ट हम दोनों, लेकिन हमने फिरते हो सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह दिए जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं, देखते रहिए एक्सप्रेसो। तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों के शामों में? अब तो सर्दियां जाने वाली है, बाहर आने वाली है, उसी बाहर का एक झोंका। लेजेंड गुलकार सजाद अली को आप बताने की जरूरत नहीं है, ब्रांड खूबी अली उनके साहबजादे हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। खूबी ऑलवेज वांट्स कि उनको अपने रेफरेंस से पहचाना जाए, और उनके गाने ने बता दिया है कि वो क्या स्किल्स अपने अंदर रखते हैं, और हमने आज उनको अपने स्टूडियोज में बुला लिया और उनकी सारी खूबी आपके सामने रखेंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा यूट्यूब पे सजाद अली साहब के स्टेटस से, मैंने देखा जब उन्होंने अपलोड किया कि उनके बेटे का ये गाना आया जिसका उन्होंने कवर किया। उसके बाद आई लिसन टू दैट सॉन्ग एंड ट्रस्ट मी इमरान, उस दिन के बाद ये मेरी प्लेलिस्ट पे है। सो खूबी अली इज विद अस। थैंक यू सो मच खूबी, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? I'm good. How are you guys? Thank you so much for having me. First of all, thank you so much for coming. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको बुलाकर। सबसे पहले तो अपने गाने के हवाले से बताएं, how's the response so far? The response has been great. It's more than I could ever ask for, and it's positive. तो I'm happy. मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो I'm just grateful and hopefully आगे भी काम जो आएगा उसको भी लोग इतना ही पसंद करेंगे। सजाद अली साहब इज द आर्टिस्ट जो कि पिछले कई डेकेड्स से ऊपर से रूल कर रहे हैं और एक पैटर्न के साथ चलते आ रहे हैं, और कभी उनका जो फेम है, जो लाइकिंग्स है, वो कम नहीं हुई, फैंस बढ़े उनके और क्रॉस द बॉर्डर भी बढ़े हैं। यही गाना क्यों चूज किया उन्होंने खूबी के लिए? कुछ ऐसा देखा उन्होंने इंसान? ये गाना मैंने चूज किया था। आपने चूज किया था? जी, मैं बचपन से गाना सुन रहा हूँ और मुझे फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स 2-3 इयर्स मुझे गाना थोड़ा ज्यादा ही पसंद आ गया एज आई गॉट ओल्डर ऑब्वियसली। तो मुझे था कि इफ आई एम गोना डू एनी सॉन्ग इट हैज टू बी दिस वन, बिकॉज ये उन गानों में से है जो कंपैरेटिवली उस लेवल तक नहीं गए जितने डैडी के बाकी गाने, जितना बड़ा गाना था ये उतना उसको लोगों ने देखा जा रहा है। आई वाज लाइक आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू, एंड यू डिड इट आई गेस खूबी। और इसके साथ आपने जस्टिफाई किया। अभी हम बात भी कर रहे थे कि आपकी आवाज में सजाद अली साहब की एक झलक नजर आती है, और लोगों ने आपको कहा नो डाउट यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वोकल बट स्टिल वो इन्फ्लुएंस आवाज में है। डू यू एग्री? I think so. अगर लोग कह रहे हैं तो हो गई, लोग झूठ तो नहीं कहते। But me and my family were, to be honest, we're kind of surprised कि लोगों को ये नजर आ रहा है या ये सुनाई दे रहा है। तो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि I look like him, but now getting to hear that I sound like him as well is a big compliment. हमने आपको देखा है अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ, ड्राइव्स के बीच में, और वो लाइव म्यूजिक करते हुए। लेकिन पहला आपका सिंगल है जिसमें आप कैमरा के ऊपर आए हो और आपने बाकायदा तौर पे किया। जब आप इसको गाने के लिए खड़े हुए हो, इतने बड़े सिंगर का गाया हुआ गाना जो आपके फादर भी हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं जस्टिस कर पाऊँ इस गाने के साथ और इस मेलोडी के साथ। प्रेशर कितना था? प्रेशर था, but my dad is so kind and my family, my mom, my sisters, my brothers, they're also supportive कि I guess अगर वहाँ से इतना support मिल रहा हो तो बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। और मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, तो लोगों को पसंद आएगा या नहीं that's not on my mind। मेरी कोशिश पूरी होगी कि उनको पसंद आए, और पहले गाने पे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पसंद आया ही है, आगे भी इंशाल्लाह ऐसे रहेगा। सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, बड़े बेताब बातें मजबूरी में कर रहे हैं हम। एक्चुअली तो वी लव कि आप इसको थोड़ा सा सुनाइए और देखने वालों को उनकी मॉर्निंग अच्छी कीजिए। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, सारा दिन अकेले में रात भर ख्यालों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चुप से हो गए हो क्यों, बात क्यों नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे जीते जी नहीं मरते, हाथ काले करते हो नाम लिख के हाथों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नज़्म जो सुनानी थी नज़्म वो सुनाती है, बात समझानी थी
सी बात समझ आती है, वक्त हो गया फिर मिलेंगे ख्वाबों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। थैंक यू। अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं जिनको ओबियसली म्यूजिकल बैकग्राउंड भी नहीं है लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, आप उनको सजेस्ट क्या करते हो, हाउ दे कैन यू नो बी अ प्रोफेशनल सिंगर? आई थिंक पर्सनली आई थिंक के टैलेंट इज़ नॉट इनफ। टैलेंटेड तो काफ़ी लोग होते हैं और उसके अंदर आपका कोई कमाल नहीं होता, दैट्स गॉड गिफ्टेड। तो व्हाट्स इन योर हैंड इज़ हाउ यू गोना what you gonna do with it basically। टैलेंट है लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कैपेबिलिटी है तो दिखानी है, कहाँ दिखानी है, तो that's what you have to focus on। टैलेंट होना इज मैं आपका कोई कमाल नहीं होता, वो तो ऊपर वाले का। अच्छा खूबी ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप ऑब्वियसली एक फैमिली में पूरा म्यूजिक है और सारा कुछ है, सो आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हो? जैमिंग्स होती हैं, अब्बा के साथ ज़्यादा करते हो, बहन भाइयों के साथ क्या करते हो? We really want to know। हम to be honest my brothers and sisters we're always just singing। हम ये रियाज कह के या जैम करके नहीं, ये बस ऑलवेज हो ही रहा होता है, कोई ना कोई गाना लगा होता है या ब्लूटूथ पे कुछ सुन रहे होते हैं, फीफा खेल रहा होता हूँ तो साथ में गा रहे होते हैं, डैड भी होते हैं, तो हर वक्त लिटरली 10 to 12 आवर्स में से हम 5 to 6 आवर्स तो एक्चुअली गा रहे होते हैं। इस टाइम के अंदर जब सजाद अली का रेफरेंस हम बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके म्यूजिक से ही इंस्पिरेशनल म्यूजिक आप यकीनी तौर पे करना चाह रहे हो और कर भी रहे हो, लेकिन उस टाइम इतना टाइम चैलेंजिंग नहीं था म्यूजिक को लेकर। अब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर म्यूजिक बहुत चैलेंजिंग हो चुका हुआ है, नए पैटर्न्स आ चुके हुए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हुए हैं, नए इफेक्ट्स आ चुके हुए हैं, कंपटीशन भी ज्यादा है, लोगों की सेंस भी पहले से बेहतर हो गई है मुझे लगता है। आज का यंगस्टर पहले के यंगस्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट है टू यू नो रीच के वो किस किस्म का म्यूजिक चाहता है। आप क्या चाहते हो, किस टाइप का म्यूजिक आप ज्यादा आगे लेके परस्यू करना चाहते हो, आपको लगता है लोग पसंद करेंगे? मैं I'm gonna try to do everything, I'll cover all genres, बट अभी फिलहाल जैसे कि मेरा ये गाना उदास आया, मुझे ये साउंड बहुत पसंद है क्योंकि आई कैन रिलेट टू इट एंड मुझे सुन के भी ज़्यादा मज़ा आता है, मेलोडी एंड लिरिक्स, तो आई एम गोना प्रायोरिटाइज देम, मेलोडी एंड लिरिक्स, एंड देन उसके ऊपर जो साउंड बनती है वो तो मेरा भाई ही इज अ सिंगर सॉन्ग राइटर, जॉनरा जो भी हो जी जी जी, यू फाइन विद इट। या आई एम फाइन विद इट। आपसे हम गाना तो सुनेंगे, एक फरमाइश तो करेंगे, लेकिन अगला गाना आपका ओरिजिनल कब आ रहा है हमारे देखने वालों को? होपफुली 2 to 3 months तक आ ही जाएगा और वो ओरिजिनल होगा आपका? जी फॉर श्योर जबरदस्त। अच्छा अब एक फरमाइश कर लें आपसे हम, जरूर। सजाद अली साहब का लगाया दिल। चलें जरूर हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, लगाया दिल बहुत पर हाँ ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, हमें गैरों से कोई भी गिला नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। A beautiful morning. Thank you so मेरी much. best wishes नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। May you do great in your life. Thank you very much for coming and joining us. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो बनती है इस पे, ब्रेक के बाद फिर से